नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं सुबह 9 बजे। मैं हूं आपके साथ प्रीति सिंह। बुलेटिन की शुरुआत हेडलाइंस के साथ। भारत चीन के मिलकर काम करने से एशिया और विश्व का भविष्य होगा बेहतर। शांग्री-ला डायलॉग में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बयान। सिंगापुर दौरे के आखिरी दिन आज अमेरिकी रक्षा मंत्री से मुलाकात में रक्षा संबंधों की मजबूती पर हुई चर्चा। जम्मू कश्मीर में पिछले 4 साल के दौरान 600 से ज्यादा आतंकी ढेर। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा, एनडीए सरकार की निर्णायक कार्रवाई से घाटी में आखिरी सांस ले रहा है आतंकवाद। रक्षा मंत्री और केंद्रीय गृह मंत्री की मुलाकात में राज्य के सुरक्षा हालात पर हुई चर्चा। केंद्र ने कावेरी जल प्रबंधन प्राधिकरण का किया गठन। तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल और पुदुचेरी के बीच जल विवाद को लेकर सुप्रीम कोर्ट के 16 फरवरी के निर्देशों के मुताबिक कदम। तमिलनाडु ने किया स्वागत। उत्तर भारत में कई जगहों पर धूल भरी आंधी और बारिश से तापमान में गिरावट। राजस्थान में भीषण गर्मी जारी। चूरू में पारा 49 डिग्री के पार। बारिश और बिजली गिरने से पिछले 48 घंटों में पश्चिम बंगाल में 9 लोगों की मौत। सिंगापुर में 12 जून को ही होगी डोनाल्ड ट्रंप और किम जोंग उन के बीच शिखर वार्ता। उत्तर कोरिया के राजदूत किम योंग चोल से व्हाइट हाउस में मुलाकात के बाद अमेरिका के राष्ट्रपति का ऐलान। सकारात्मक नतीजों की जताई उम्मीद। और शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सिंगापुर दौरे से जुड़ी खबरों के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सिंगापुर दौरे का आज आखिरी दिन है। प्रधानमंत्री आज कई कार्यक्रमों में हिस्सा ले रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह सिंगापुर के क्लिफोर्ड पियर में महात्मा गांधी पट्टिका का उन्होंने अनावरण किया। क्लिफोर्ड पियर में 27 मार्च 1948 को गांधी जी की अस्थियों का विसर्जन किया गया था। आज हुए कार्यक्रम में कई हस्तियां भी मौजूद रहीं। सिंगापुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी रक्षा मंत्री जिम मैटिस के बीच आज मुलाकात हुई। मैटिस भी शांग्री-ला डायलॉग में हिस्सा लेने के लिए सिंगापुर दौरे पर हैं। इस दौरान भारत अमेरिका रक्षा संबंधों को और मजबूती देने पर चर्चा की गई। हाल ही में अमेरिका ने यूएस पैसिफिक कमांड का नाम बदलकर इंडो पैसिफिक कमांड कर दिया है। वो सिंगापुर की मशहूर चूलिया मस्जिद का भी दौरा करेंगे। प्रधानमंत्री श्री मरम्मन मंदिर और बौद्ध मंदिर भी जाएंगे। वो लिटिल इंडिया में भारतीय विरासत केंद्र का दौरा भी करेंगे। प्रधानमंत्री का चंगी नौसेना बेस जाने का भी कार्यक्रम है। यहां पर वो भारतीय नौसेना के जहाज INS सतपुरा जाएंगे, जहां भारतीय नौसैनिक अधिकारियों और रॉयल सिंगापुर नेवी के अधिकारियों से बातचीत करेंगे। और फिलहाल हम बात करेंगे अपने विदेश मामलों के संपादक अखिलेश सुमन से, जो कि फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अखिलेश, अगर आज के दौरे की बात करें तो आज एक अहम कहीं घटनाक्रम हुआ है। अमेरिकी रक्षा मंत्री से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात को किस तरह से देखा जाए, खासतौर से इस संदर्भ में कि अमेरिकी प्रशांत कमान का नाम बदलकर हाल ही में इंडो पैसिफिक कमांड कर दिया गया, अमेरिका की तरफ से ये रणनीतिक कदम उठाया गया। इस संदर्भ में कितनी अहम ये मुलाकात? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जेम्स मैटिस के बीच मिलने का, लेकिन सबसे खास बात यह है कि दोनों शांग्री-ला डायलॉग में शामिल थे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अलावा जेम्स मैटिस ने भी कल शांग्री-ला डायलॉग को संबोधित किया था। आपको अगर याद हो तो शांग्री-ला डायलॉग के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि अमेरिका के साथ हमारा जो संबंध है वह कॉमन विजन पर आधारित है, मतलब एक समान सोच रखते हैं हम सुरक्षा के मामले में, पूरी दुनिया की सुरक्षा के मामले में। और उन्होंने यह भी कहा कि हम आसियान के देशों के साथ अपने संबंध और मजबूत करेंगे और हम अपनी उपस्थिति यहाँ बढ़ाएंगे। देखिए, अगर जेम्स मैटिस का भी भाषण अगर सुने तो जेम्स मैटिस ने भी तकरीबन यही बात कही है कि किसी को यह नहीं समझना चाहिए कि हम इस रीजन को छोड़ रहे हैं और हम इस रीजन में मौजूद रहेंगे। तो एक जो कॉमन विजन की बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कही, वही बात उधर से भी आ रही है।
तो इस रूप में आप समझ सकते हैं जिस तरीके से चाइना का एक आक्रामक रुख उस पूरे इलाके में बढ़ रहा है, खास करके साउथ चाइना सी को लेकर, हाँ। जिसके कारण आसियान के अधिकांश देश से आतंकित है और यह समझ रहे हैं कि चाइना अपने दबदबे के माध्यम से, अपनी जनसंख्या और अपनी ट्रेड की ताकत के माध्यम से सब लोगों को दबा रहा है। तो ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यूएस डिफेंस सेक्रेटरी का मिलना अपने आप में काफी महत्वपूर्ण है। बिल्कुल, और बिल्कुल। इसका संकेत न सिर्फ आसियान के देशों पर जाएगा, बल्कि चाइना भी इसे काफी गंभीरता से देख रहा है कि किस तरीके से यहाँ समीकरण काफी तेजी से बदल रहे हैं और ऐसी स्थितियां मौजूद हो रही हैं ताकि चीन को एक रुख अपनाना पड़ेगा कि वो किसी न किसी तरीके से एक समझौते में शामिल हो इस इलाके के पूरे देशों के साथ, नहीं तो एक बड़ा संकट की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया अखिलेश सुमन इस जानकारी के लिए, इस बातचीत के लिए फिलहाल आपका। और इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल सिंगापुर में शांग्री-ला डायलॉग में हिस्सा लिया। अपने संबोधन में उन्होंने हिंद प्रशांत क्षेत्र को लेकर कहा कि भारत स्वतंत्र, खुले, संगठित हिंद प्रशांत क्षेत्र का पक्षधर है जो हमें विकास और खुशहाली के साझा उद्देश्य से बांधता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत और चीन मिलकर काम करें तो एशिया और दुनिया का भविष्य बेहतर होगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि मतभेद को कभी भी विवाद में नहीं बदलने देना चाहिए। जब हम मिलकर काम करेंगे तो मौजूदा समय के वास्तविक खतरों से निपट सकेंगे। प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में यह भी कहा कि अमेरिका के साथ भारत के रिश्ते गहरे हुए हैं और ये दोनों देशों के बीच आपसी समझदारी पर आधारित हैं। Our interests in the region are vast and our engagements is deep. In the Indian Ocean region, our relationships are becoming stronger. We are also helping build economic capabilities and improve maritime security for our friends and partners. I firmly believe that Asia and the world will have a better future when India and China work together in trust and confidence, sensitive to each other's interests. We see growing mutual insecurity and rising military expenditure. Internal dislocations turning into external tensions and new fault lines in trade and competition in the global commons. Above all, we see accession of power over recourse to international norms. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सिंगापुर यात्रा के दौरान भारत के साथ इसके संबंधों में एक और नया आयाम जुड़ा है। दोनों देश अब एक दूसरे के बंदरगाहों का सैन्य उपयोग कर सकेंगे। सिंगापुर के साथ शुक्रवार को हुए 8 समझौतों में लॉजिस्टिकल एग्रीमेंट काफी अहम है। इस मौके पर दोनों देशों के व्यावसायिक और सरकारी संस्थानों के बीच भी अलग से 14 समझौते हुए हैं। सिंगापुर यात्रा के दूसरे दिन शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सिंगापुर के प्रधानमंत्री ली सिन लुंग के साथ शिखर वार्ता की। इसके बाद दोनों देशों के बीच 8 समझौतों पर हस्ताक्षर हुए। इन समझौतों में दोनों देशों की नौसेना के बीच लॉजिस्टिकल एग्रीमेंट अहम है। इनमें एक दूसरे के नौसैनिक अड्डों का सामरिक इस्तेमाल और जल जहाज, पनडुब्बी और लड़ाकू विमान के क्षेत्रों में सहयोग शामिल है। हिंद महासागर में स्थित सिंगापुर के सामरिक लिहाज से ये खास है। प्रधानमंत्री ली और मैंने वैश्विक और क्षेत्रीय चुनौतियों पर अपनी चिंताओं को साझा किया। हम दोनों ने मैरीटाइम सिक्योरिटी पर अपने सैद्धांतिक विचारों की पुनः पुष्टि की। आने वाले समय में साइबर सिक्योरिटी और अतिवादी तथा आतंकवाद से निपटना हमारे सहयोग के महत्वपूर्ण क्षेत्र होंगे। हम इन्हें अपने देशों के लिए सबसे बड़े खतरों में मानते हैं। Secondly, our defense ties have strengthened. Our navies have signed an agreement today, or exchanged an agreement today on logistics cooperation. We will celebrate the 25th anniversary of the annual Singapore-India Maritime Bilateral Exercise, or SIMBEX, this year. दोनों देशों के बीच हुए अन्य समझौतों में साइबर सुरक्षा, मादक पदार्थों की तस्करी रोकना, जन शिकायत और पेंशन के क्षेत्र में सहयोग, वित्त और योजना निर्माण के क्षेत्र में सहयोग शामिल हैं। दोनों देश एक दूसरे के नर्सिंग की डिग्रियों को मान्यता देंगे। दोनों देशों के बीच व्यावसायिक
और सरकारी संस्थानों के बीच भी 14 समझौते हुए जो खास तौर पर स्किल डेवलपमेंट और इनोवेशन पर आधारित हैं। Agro-processing as well as in supply chain management in this particular sector. He encouraged companies working in the fields of water management and treatment. This is something where Singapore has huge strengths and something that we could learn from. And another point that emerged out of his discussions was a great appreciation for India's talent, India's capabilities in IT and in IT-enabled services. मीडिया को संबोधित करते हुए सिंगापुर के प्रधानमंत्री ली सिन लुंग ने क्षेत्रीय स्थायित्व के मामले में भारत के साथ मिलकर काम करने की बात कही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिंद प्रशांत में कानून पर आधारित आचरण की सलाह दी। उनका इशारा इस इलाके में चीन की एकाधिकारवादी प्रवृत्ति की तरफ था। हमने खुले, स्थिर और उचित अंतर्राष्ट्रीय ट्रेड रिजिम को बनाए रखने की जरूरत पर भी सहमति व्यक्त की है और रूल्स बेस्ड ऑर्डर के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दिखाई है। सिंगापुर भारत में दूसरा सबसे बड़ा निवेशक है। तकनीक समेत कई क्षेत्रों में भारत के साथ उसके गहरे संबंध हैं। इसे और आगे ले जाने का प्रयास किया जा रहा है। भारत का सबसे बड़ा नौसैनिक अभ्यास भी सिंगापुर के साथ होता है। आसियान की अध्यक्षता भी अभी सिंगापुर के पास है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आसियान के साथ विस्तृत व्यापारिक सहयोग संधि को अंतिम रूप देने पर काम कर रहे हैं। अखिलेश सुमन, राज्यसभा टीवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल सिंगापुर में नानयांग तकनीकी विश्वविद्यालय का दौरा किया। उन्होंने यूनिवर्सिटी के छात्रों और प्रोफेसर के साथ संवाद किया। उन्होंने ट्रांसफॉर्मिंग एशिया थ्रू इनोवेशन विषय पर सेमिनार में शिरकत की। प्रधानमंत्री ने जीवन के हर क्षेत्र में इनोवेशन पर जोर दिया और कहा कि आज तकनीक दुनिया भर के लाखों लोगों को आवाज दे रही है और सामाजिक बाधाओं को तोड़कर आपस में जोड़ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सिंगापुर में नानयांग तकनीकी विश्वविद्यालय का दौरा किया। उन्होंने विद्यार्थियों और प्रोफेसर से बातचीत की। प्रधानमंत्री ने कहा कि गुड गवर्नेंस के लिए तकनीक की महत्वपूर्ण भूमिका है। उन्होंने प्रौद्योगिकी के सस्ते होने और उसके उपयोगकर्ता के अनुकूल होने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि तकनीक मानवीय मूल्यों के साथ 21वीं शताब्दी की चुनौतियों का समाधान करने में सक्षम है। अगर इनोवेशन टेक्नोलॉजी अगर डेडिकेटेड टू द ह्यूमन वैल्यूज है तो वो मानव जात की एक बहुत बड़ी ताकत बन सकता है। टेक्नोलॉजी एम्पावरमेंट करती है और जब एम्पावरमेंट होता है तो इंक्लूजन के लिए वो अपने आप में दरवाजे खोल देती है। और मैं मानता हूं कि टेक्नोलॉजी ड्रिवन सोसाइटी सोशल डिवाइड को कम करने का एक बहुत बड़ा साधन बन सकती है। 21वीं सदी की चुनौतियों के सवाल पर प्रधानमंत्री ने कहा कि इंसान को रोजगार, कौशल विकास, कृषि उत्पादकता, साफ पानी, प्रदूषण और जलवायु परिवर्तन जैसी कई चुनौतियों का सामना करना होगा। 21वीं सदी को एशिया की सदी बना के रहना है। ये एक बहुत बड़ी चुनौती है क्योंकि सदियों से हम लोगों ने उस प्रकार की जिंदगी गुजारी है। इसलिए कभी हमें भी नहीं लगता है कि हाँ अब हमारी बारी है, हम कुछ कर सकते हैं और हमें करना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में नेशनल टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी और भारत के प्रमुख संस्थानों के बीच 6 समझौतों पर हस्ताक्षर हुए। इससे पहले प्रधानमंत्री ने यूनिवर्सिटी में विज्ञान और तकनीक से जुड़ी प्रदर्शनी का निरीक्षण किया और सोशल रोबोट के साथ बातचीत भी की। प्रधानमंत्री ने यूनिवर्सिटी परिसर में नीम का एक पेड़ भी लगाया। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। कुछ और अहम खबरें। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने कहा कि प्रगति केवल तभी हासिल की जा सकती है जब देश में अमन और सामाजिक सद्भाव हो। उपराष्ट्रपति ने 8वें नानाजी स्मृति व्याख्यान में कल ये बात कही। उन्होंने कहा कि देश को एक ऐसा कारण ढूंढना है जो सभी को एक साथ बांध सके। इस दौरान उन्होंने नानाजी देशमुख को श्रद्धांजलि अर्पित की। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने भारत के समावेशी विकास में समाज की महती भूमिका विषय पर नानाजी देशमुख के योगदान का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि नानाजी ने आम लोगों को हमेशा विकास के केंद्र में रखा। उपराष्ट्रपति ने कहा कि नानाजी हमेशा सामूहिक जिम्मेदारी और सामूहिक प्रयास में विश्वास रखते थे। यह बृहत्तर समाज का पुनीत संवैधानिक कर्तव्य है कि विकास समावेश और सर्वस्पर्शी हो। विकास समावेशी और सर्वस्पर्शी हो। दीनदयाल जी का अंत्योदय के परिकल्पना और नानाजी के ग्रामीण स्वावलंबन के प्रयास इसी आदर्श से प्रेरित है।
उपराष्ट्रपति ने कहा कि नानाजी ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय के एकात्म मानववाद को सफलतापूर्वक लागू किया। नानाजी ने ग्रामीण उद्योगों के विकास के लिए दीनदयाल उपाध्याय की अवधारणा को आकार देने के लिए 1968 में दीनदयाल रिसर्च इंस्टीट्यूट DRI की स्थापना की थी। आदरणीय नानाजी ने 1968 में अपने सहयोगी पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का पुण्य स्मृति में दीनदयाल शोध संस्थान की स्थापना की। संस्थान दीनदयाल जी के अंत्योदय, ग्रामोदय जैसा संकल्पों को सिद्ध करने के दिशा में प्रयासरत है। मैं अपने लिए नहीं, अपनों के लिए हूँ। अपने वे है जो पीड़ित और उपेक्षित है। नानाजी का यह दर्शन ही संस्था का आदर्श वाक्य, व्हाट यू कॉल इट एज मोटो। नानाजी का पूरा नाम चंडिका दास अमृतराव देशमुख था। वो एक भारतीय समाजसेवी के साथ साथ भारतीय जनसंघ के नेता थे। 1977 में जब जनता पार्टी की सरकार बनी तो इन्हें मोरारजी मंत्रिमंडल में शामिल किया गया, लेकिन नानाजी ने ये कहकर कि 60 वर्ष के ऊपर के लोग सरकार से बाहर रहकर समाज सेवा का कार्य करें, मंत्री पद ठुकरा दिया था। दीनदयाल शोध संस्थान के इस कार्यक्रम में सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री थावरचंद गहलोत समेत कई हस्तियां मौजूद थीं। मोहम्मद फातेह टीपू, राज्यसभा टीवी। कार्यक्रम में उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने कहा कि आरएसएस स्वार्थ रहित सेवा के साथ राष्ट्र को सबसे आगे रखने की बात बताता है, इसलिए इन सिद्धांतों का विरोध करने का कारण नजर नहीं आता है। उन्होंने कहा कि महात्मा गांधी ने भी आरएसएस के सकारात्मक मूल्यों को स्वीकार किया था। From my association with RSS, I can assure you, my friends, that all that RSS is all about self-discipline, self-respect, self-defense, self-reliance, self-respect, self-defense, self-reliance, social reform, social consciousness, social movement, selfless service, all guided by the philosophy of supremacy of the nation. Even Mahatma Gandhi ji has acknowledged the positive values promoted by RSS in 1934. Bapu said, and I quote, "When I visited the RSS camp, I was very much surprised by your discipline and the absence of untouchability," he wrote. बीजेपी राज्यसभा के उपसभापति पद के लिए अपना उम्मीदवार खड़ा करेगी। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कल भुवनेश्वर में ये बात कही। उन्होंने कहा कि बीजेपी उपसभापति पद के लिए उम्मीदवार खड़ा करेगी, लेकिन पार्टी चाहती है कि उम्मीदवार सर्वसम्मति से चुना जाए। उन्होंने ये भी कहा कि जरूरत पड़ने पर पार्टी कांग्रेस से भी सहयोग मांग सकती है। वर्तमान उपसभापति पीजे कुरियन का कार्यकाल इसी महीने खत्म हो रहा है। एनडीए सरकार के 4 साल पूरा होने के मौके पर केंद्रीय मंत्रियों की तरफ से सरकार के कामकाज का लेखा जोखा पेश करने का सिलसिला जारी है। आज भी कई केंद्रीय मंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। शुक्रवार को सूचना और प्रसारण मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने तमिलनाडु के कोयम्बटूर में मीडिया को संबोधित किया और केंद्र की पिछले 4 साल की उपलब्धियों को गिनाया। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार संसद में बेनामी संपत्ति कानून लेकर आई, जिससे भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने में मदद मिली। उधर पुणे में केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने केंद्र सरकार के कामकाज का रिपोर्ट कार्ड पेश किया। Benami property, again a government that itself has Benami property will never come up with an act. And I'm not surprised that before our tenure, this Benami Property Act was lying. It wasn't passed by the earlier government. Now that it has been passed, there are a large number of people who are trying to let go of their properties which are not in their names or under fraud names. कौशल विकास इसके लिए विशेष प्रायोरिटी दी गई है। व्यवसाय विमुख तांत्रिक शिक्षण और उसमें जो हुनर है उसको कैसे बढ़ावा देना, ये निर्णय किया गया है। इसमें देश भर में 375 ट्रेड हेतु 13,000 ये कौशल विकास के सेंटर खोले गए हैं और 1 करोड़ से ज़्यादा युवाओं को प्रशिक्षण मिला है। दूसरी तरफ प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने जम्मू में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में आतंकवाद खात्मे की कगार पर है। उन्होंने बताया कि पिछले 4 साल में घाटी में आतंक के खिलाफ मौजूदा केंद्र सरकार की निर्णायक कार्रवाई से 600 से ज्यादा आतंकवादी मारे जा चुके हैं। ये तादाद यूपीए के 10 साल के शासन के दौरान मारे गए आतंकियों की तादाद से काफी ज्यादा है। One thing is very clear that in the last 2-3 years, the kind of decisive action, even as far as retaliation on the borders is concerned, has not happened in several decades. And even the people living in the border areas bear that out. But be rest assured, there's going to be no compromise as far as Jammu and Kashmir is concerned. Certain things may not be said,
they would only be done. And once it happens, it will be known to everybody. इस बीच रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण ने कल केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह के साथ मुलाकात करके राज्य के ताजा हालात पर चर्चा की। सरकार को बेनामी लेन देन, बेनामी संपत्ति और विदेशों में काले धन की पुख्ता जानकारी देने पर अब आप मालामाल हो सकते हैं। आयकर विभाग बेनामी लेन देन और संपत्ति की जानकारी देने पर 1 करोड़ रुपए तक का इनाम देगा। विदेशों में रखे गए काले धन की जानकारी देने पर 5 करोड़ रुपए तक मिलेंगे। सीबीडीटी ने कल बेनामी ट्रांजैक्शन इन्फॉर्मेंस रिवॉर्ड स्कीम 2018 की घोषणा की है। वहीं इनकम टैक्स इन्फॉर्मेंस रिवॉर्ड स्कीम के तहत टैक्स चोरी की जानकारी देने पर 50 लाख रुपए तक मिलेंगे। इसके तहत विदेशी नागरिकों समेत कोई भी नागरिक संयुक्त और अतिरिक्त आयुक्त को बेनामी लेन देन की जानकारी दे सकते हैं। इस स्कीम का मकसद लोगों को ऐसी जानकारी देने के लिए प्रोत्साहित करना है। सूचना देने वालों की पहचान गुप्त रखी जाएगी। अब विदेशों से मिलने वाले चंदे पर ऑनलाइन नजर रखी जा सकेगी। केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने शुक्रवार को इसके लिए ऑनलाइन एनालिटिकल टूल की शुरुआत की। इसके तहत सरकारी विभाग विभिन्न संस्थाओं को मिलने वाली विदेशी चंदे का स्रोत और इसके उपयोग की गहन निगरानी कर सकेंगे। इस मौके पर गृह मंत्री के सामने एनालिटिकल टूल के विभिन्न पहलुओं पर प्रेजेंटेशन भी दिया गया। देश में विदेशी चंदा विनियमन कानून 2010 के तहत करीब 25,000 संस्थाएं पंजीकृत हैं। वित्त वर्ष 2016-17 में इन संस्थाओं को 18,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का चंदा मिला। भ्रष्टाचार पर काबू पाना, उसे मिटाना एनडीए सरकार के लिए एक अहम मुद्दा रहा है। इस दिशा में सरकार ने कई कदम भी उठाए हैं। उनमें सबसे महत्वपूर्ण और महत्वाकांक्षी कदम था डीमोनेटाइजेशन, या जिसे आम भाषा में नोटबंदी कहा गया। विपक्ष ने भले ही इस कदम की आलोचना की हो, लेकिन विश्व बैंक सहित कई संस्थानों और अर्थशास्त्रियों ने इसे भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने के साथ साथ आर्थिक सुधारों की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम बताया। नवंबर 2016 की रात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस भाषण के बाद मुद्रा यानी नोट की तरफ देश का नजरिया ही बदल गया। 8 नवंबर 2016 की रात्रि को 12 बजे से वर्तमान में जारी 500 रुपए और 1000 रुपए के करेंसी नोट लीगल टेंडर नहीं रहेंगे। इस कदम से उस नकदी पर रोक लग गई जिसका न कोई हिसाब था न किताब। It was a necessary evil. It was a shock to the system. The system had got used to a certain level and a certain way of working. And this came like a bolt from the blue. I think the consequences of it were many, and the greatest consequence was that it brought some fear into people who had unaccounted wealth, and that has been proved because the new tax returns rose by about 33% the year which followed demonetization. 500 और 1000 रुपए के नोट पर प्रतिबंध लगने के साथ ही 17,800 अरब रुपए की कीमत वाले नोट सिस्टम से हटा लिए गए। इस घोषणा के ऐलान के बाद सभी शहरों, कस्बों और मोहल्लों में एटीएम के बाहर लंबी लाइनें लग गईं। लेकिन इन लाइनों से लोगों को शिकायत नहीं थी। उनमें एक अलग ही जज्बा था। उन्हें विश्वास था कि ये कदम उनके देश को भ्रष्टाचार मुक्त करेगा। इसमें कहीं न कहीं मुझे लग रहा है कि लोगों में एक क्लीन सिस्टम की चाह बनी। ज़्यादा से ज़्यादा लोग टैक्स नेटवर्क में आए और लोगों को करप्शन से डर नहीं लगने लगा। पहले क्या है, करप्शन रोकने की बात करते थे, बट किसके लिए करते थे? नेताओं के लिए करते थे, ब्यूरोक्रेसी के लिए करते थे। आम जनता करप्शन में भागीदार, एंटी करप्शन में भागीदार नहीं बनना चाहती थी। डिमोनेटाइजेशन मुझे लग रहा है कि एक बहुत लंबा मूव था, आगे तक दूरगामी सोच के साथ था।
जिसमें इन्होंने करप्शन पे हर एक आम आदमी को इनको इंक्लूड करने की कोशिश की। इस कदम का उद्योगों, कॉर्पोरेट्स और बिजनेस लीडर्स ने भी स्वागत किया। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी इसे एक सराहनीय कदम बताया गया, जिससे भ्रष्टाचार पर लगाम लगेगी। After the demonetization and the few months, like some industry, some small scale industry was severely impacted because these industries were driven by the cash scenario. So labor market was also impacted. There are some repercussions of the demonetization on industry scenario, which are still there, and the results are still confusing. Though the program is successful overall. कुछ जगह लोगों को ज्यादा परेशानी हुई, जिससे इस मुद्दे को राजनीतिक रूप भी दिया गया और संसद के दोनों सदनों में इस विषय पर तीखी और लंबी बहस भी हुई। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद इस बहस का जवाब देकर संसद को शांत किया। ईमानदार व्यक्ति को ताकत तब तक नहीं मिलेगी जब तक कि बेईमानों के प्रति कठोरता नहीं बरती जाए। और इसलिए इन कदमों का अल्टीमेट लाभ ईमानदार शक्तियों को बल मिलने वाला है। नोटबंदी के कितने फायदे हुए, इस बात पर शायद आम राय में कई मतभेद रहे होंगे, लेकिन इस बात को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता कि नीतिगत स्तर पर एक ऐसा कदम था जिसकी मंशा थी एक साफ सुथरी प्रशासनिक प्रणाली को देना। नई दिल्ली से रजत केन, राज्यसभा टीवी के लिए। केंद्र सरकार ने धार्मिक स्थलों के लंगर पर लगने वाला जीएसटी रिफंड करने का फैसला किया है। केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय सेवा भोज योजना के तहत इसे वापस करेगी। संस्कृति मंत्रालय ने वित्तीय वर्ष 2018-19 और 2019-20 के लिए कुल 325 करोड़ रुपए की लागत से सेवा भोज योजना नाम से ये योजना शुरू की है। इसके तहत लंगर या भंडारे के लिए घी, तेल, आटा जैसी कच्ची सामग्री की खरीदारी पर सीजीएसटी और आईजीएसटी का केंद्र सरकार का हिस्सा लौटा दिया जाएगा, ताकि श्रद्धालुओं को बगैर किसी भेदभाव के निःशुल्क भोजन या लंगर का आयोजन करने वाले परोपकारी धार्मिक संस्थानों का वित्तीय बोझ कम किया जा सके। केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर बादल ने ट्वीट करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताया है। केंद्र सरकार ने कल कावेरी जल प्रबंधन प्राधिकरण का गठन कर दिया। तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल और पुडुचेरी के बीच जल विवाद को लेकर सुप्रीम कोर्ट के 16 फरवरी के निर्देशों के मुताबिक केंद्र सरकार ने कदम उठाया है। गजट अधिसूचना में केंद्रीय जल संसाधन मंत्रालय ने बताया कि इसमें एक सचिव के अलावा एक चेयरमैन और 8 सदस्य होंगे। चेयरमैन का कार्यकाल 5 साल या 65 साल की उम्र तक रहेगा। तमिलनाडु ने कावेरी जल प्रबंधन प्राधिकरण के गठन का स्वागत किया है। वहीं अहम अंतर्राष्ट्रीय खबर में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने उत्तर कोरिया के शासक किम जोंग उन के साथ मुलाकात पर मुहर लगा दी है। ट्रंप और किम जोंग उन की मुलाकात 12 जून को सिंगापुर में ही होगी। व्हाइट हाउस के ओवल ऑफिस में उत्तर कोरियाई राजदूत किम योंग चोल के साथ 2 घंटे तक चली बैठक के बाद ट्रंप ने इसका ऐलान किया। ट्रंप ने उत्तर कोरिया के राजदूत किम योंग चोल से व्हाइट हाउस में मुलाकात की और इस दौरान राजदूत ने उन्हें उत्तर कोरियाई नेता की चिट्ठी सौंपी। राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि सिंगापुर में होने वाली बातचीत में कोरियाई युद्ध की औपचारिक समाप्ति को लेकर बातचीत होगी। पिछले हफ्ते ट्रंप ने इस मुलाकात के रद्द होने का ऐलान किया था। वहीं मौसम में राजधानी दिल्ली समेत उत्तर भारत की कई जगहों पर कल धूल भरी आंधी और बारिश से तापमान में गिरावट दर्ज की गई। राजस्थान में भीषण गर्मी जारी है। चुरू में कल पारा 50 डिग्री के करीब पहुंच गया। 49.7 डिग्री के साथ चुरू में कल मौसम का सबसे गर्म दिन रहा। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। जाते जाते आप एक नजर डालिए देश भर में मौसम के हाल पर।